सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक्सियोस का यूज़ करके आज गेट रिक्वेस्ट करना सिखाऊंगा। और इसमें हम सीखेंगे एसिंक अवेट का यूज़ कैसे करना है, और ये काम हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सीखेंगे। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ये पार्ट है, तो आज हम ये सीखने वाले हैं और बहुत आसान तरीके से मैं सिखाऊंगा। जिस एपीआई का हम रिक्वेस्ट करेंगे वो एपीआई कहाँ से ला रहे हैं, वो एपीआई ये है। आप गूगल पर सर्च करिएगा जेसन प्लेस होल्डर। ओके, इस तरीके से जेसन प्लेस होल्डर आप लिखिएगा तो आपको सबसे टॉप पर जो लिंक देखने को मिलेगा वो यही है, जेसन प्लेस होल्डर। और यहाँ पर आपको बहुत सारी रेस्ट एपीआईज मिलती हैं इस तरह की टेस्टिंग के लिए। अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट की है, कमेंट्स की है, एल्बम्स की है, फोटोज़, टू डूज़, यूज़र्स। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठे आप उसे उठा सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए मैं पोस्ट वाली पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसका यूआरएल कौन सा कॉपी करना है, ये ऊपर जो यूआरएल आ रहा है, ठीक है, ये वाला यूआरएल, इसको पूरे को उठाना है। कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे हम। अपने वीएस कोड में चलते हैं और अभी आप देख सकते हैं एक बहुत सिंपल सा कोड है यहाँ। मैं जूम इन कर देता हूँ थोड़ा आपके लिए, तो आपके लिए देखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, ऑल राइट, सो आई गेस इतना तो बहुत होगा, जूम इन कर दिया है मैंने। ओके, गुड। सो अभी हम सीखेंगे कि एक्सियोस से गेट रिक्वेस्ट कैसे करना है एसिंक के बिट का यूज़ करके। सही तरीका बताऊंगा, बहुत से लोग गलत तरीका यूज़ करते हैं, उसको भी बताऊंगा कि गलत तरीका क्या है और वो क्यों यूज़ नहीं करना। ओके, तो आइए सबसे पहले तो हमें एक्सियोस को इंस्टॉल करना होगा। अगर आपके सिस्टम में एक्सियोस नहीं है तो आपने कमांड लिखना है, वो मैं नोटपैड में बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ना। अपने टर्मिनल में आप ऐसे लिखना है, आपने npm i या फिर इंस्टॉल पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल और उसके बाद इस तरीके से एक्सियोस एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद आपने एक एंटर हिट कर देना है एंड आपका एक्सियोस लाइब्रेरी जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। वंस इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अब मैं इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट और एक्सियोस फ्रॉम, इस तरीके से एक्सियोस। ये देखो ऑटोमेटिक शो कर रहा है ना एक्सियोस, इसका मतलब मेरा लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल हो गया है तभी शो कर रहा है। अगर आपके वाले में इस तरीके से ऑटो कंप्लीट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो पहले उसे इंस्टॉल करिए। तो ये आ गया एक्सियोस, और आगे जो नाम लिखा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको मैं चाहूँ तो कुछ भी लिख सकता हूँ, XYZ। बट एक रूल है कि जिस चीज़ को आप इंपोर्ट करा रहे हैं नेम शुड बी मीनिंगफुल, सो हम यहाँ पर एक्सियोस ही लिखेंगे। ओके, कैपिटल स्मॉल आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है इसका। ओके, सो अभी हमने ये एक H1 यहाँ पर दिया हुआ था और इस पर मैंने कुछ टेलविंड लगाया हुआ है, लाइक कलर ग्रीन रहेगा, फ़ॉन्ट बोल्ड रहेगा और फ़ॉन्ट का साइज़ 4 XL रहेगा। तो वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो भी रहा है, ठीक है जी। मुझे यहाँ पर डेटा डिस्प्ले कराना है या कंसोल लॉग में डेटा देखना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। ऑल राइट, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि हमें क्या करना है। सबसे पहले हम एक empty H1 को यहाँ छोड़ देते हैं ताकि कोई इशू ना हो। ओके, अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले यूज़ करना होगा यूज़ स्टेट का। तो मैं लिखूँगा यूज़ स्टेट। ओके, ये आ गया हमारा यूज़ स्टेट, ऑटोमेटिकली इसने इंपोर्ट कर लिया है, तो मुझे बार बार इसको इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ बनाऊँगा कॉन्स्ट डेटा, और इस तरीके से, राइट, कॉन्स्ट डेटा एंड सेट डेटा। ओके, बिकॉज किसी ना किसी स्टेट पे तो हमें डेटा स्टोर कराना होगा ना। एंड अब यहाँ से चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमेशा जब भी यूज़ स्टेट का यूज़ करें, बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियल में कोई वैल्यू हमें देना होता है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसे खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि हम एक एपीआई का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी एपीआई का रिक्वेस्ट करें, हमेशा याद रखें एम्प्टी एरे देना है, ठीक है। क्या देना है, एम्प्टी एरे देना है। क्यों देना है, क्योंकि एक एरे, ध्यान से देखना, क्योंकि एक एरे अपने अंदर ऑब्जेक्ट्स को रख सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को वो रख सकता है इस तरीके से। ये कोई एरर नहीं है, देख सकते हो, ये कोई एरर नहीं है ना। तो ये सिंटेक्स है, ठीक है, जिसे हमें फॉलो करना है। इस दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी एरे रखा है, ना कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, आपको हमेशा एम्प्टी एरे रखना है जब आप एक एपीआई का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एपीआई का डेटा आप जिस स्टेट में स्टोर करा रहे हैं, उसका इनिशियल स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू रहेगा वो एम्प्टी एरे रहेगा, हमेशा याद रखना है। तो आपने रूल नंबर 1 ये सीख लिया है। अब बात आती है यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पर सबसे पहले से इंपोर्ट करा लेते हैं, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये, डॉट लग गया गलती से, कॉमा आना चाहिए इस तरीके से। ये यूज़ इफ़ेक्ट का बॉडी है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमेशा यूज़ इफ़ेक्ट को ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर चाहो तो आप नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो यहाँ तक, या चाहो तो जैसे मैंने ये फैट एरो फंक्शन बनाया है जो मोस्टली प्रोग्रामर्स यही करते हैं 90%, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ओके, अब गलती क्या है, बहुत से लोग यहीं पर एसिंक लिख देते हैं। वो लोग कहते हैं कि भैया ये भी तो एक एम्प्टी फंक्शन ही है तो फंक्शन ही ना यूज़ इफेक्ट के अंदर, तो यहीं एसिंक लिख देते हैं। और फिर
इसके करली ब्रेसिस के अंदर हम आसानी से एवेट का यूज़ करेंगे और जो काम करना है वो कर लेंगे एक्स वाई जेड। गलत, ये नहीं करना। यूज़ इफ़ेक्ट आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करता है, ओके, ये ओवर रूल हो जाएगा एंड इसी वजह से आपको एक्सियोस का एरर आता है, आपको अलग अलग एरर्स देखने को मिलते हैं और आपका कोड सक्सेसफुली रन नहीं करता है। यही गलती बहुत से बिगिनर करते हैं जो कि नहीं करनी है। एसिंक एवेट का यूज़ करना है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का यूज़ करना है तो सही तरीका है यूज़ इफेक्ट को उसके तरीके से ही लिखो जैसा उसका कन्वेंशन है, जैसा उसको लिखने के लिए रूल सेट किया गया है। ऐसे कोई एसिंक एवेट नहीं लिखना है इसके अंदर, इसके बॉडी में कहीं भी, इसके किसी फंक्शन में, ओके, हमेशा ये चीज़ याद रहेगी आपको। अब अगर आपको एसिंक एवेट का यूज़ करना है तो आप इसके अंदर फंक्शन बना सकते हो जो कि फैट एरो भी हो सकता है या नॉर्मल फंक्शन भी हो सकता है, ओके। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ गेट डेटा के नाम से एंड अब मैं इस गेट डेटा को चाहूँ तो मैं एसिंक्रोनस बना सकता हूँ। तो अब मैं अगर यहाँ एसिंक लिख देता हूँ तो ये 100% वैलिड सिंटैक्स है, ये ओवर रूल नहीं है, ये मैं एकदम सही तरीके से जैसा कहा गया है कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, ओके। एंड प्रोफेशनल डेवलपर जो होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने सीख लिया है, बहुत अच्छा चल रहे हैं हम। अब बात आती है एपीआई से रिक्वेस्ट करना है। हमने ऊपर में एक्सियोस को इंपोर्ट करा लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ट्राई कैच ब्लॉक, ओके। क्यों लिखेंगे? ये एक्सेप्शन को हैंडल करता है इस तरीके से, पहला आएगा ट्राई एंड देन आएगा उसका कैच ब्लॉक, ठीक है। आप कभी भी याद रखिएगा सिर्फ ट्राई ब्लॉक को अगर आप लिखेंगे तो वो एक एरर है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा उसके अंदर क्या करना होगा, एक कैच ब्लॉक का यूज़ लेना ही लेना होगा। मैं एक साथ पूरा कोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बॉडी समझ में आए, किस चीज़ का स्ट्रक्चर कैसे है ये समझ में आए, वो समझाना मेरा काम है। तो देखिए पहले मैंने ट्राई लिखा, फिर मैंने कैच लिखा, ट्राई के साथ कैच लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, लिखना ही पड़ेगा। इसके बिना ये एक एरर बन जाएगा। ओनली ट्राई नहीं लिख सकते ना ओनली कैच लिख सकते हो, तुमको ट्राई के साथ कैच लिखना ही पड़ेगा। हाँ, फाइनली के लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये जो तुमको फाइनली मिलता है इसके लिए तुम्हारे पास ऑप्शन है, इसको चाहे तुम लिखो चाहे मत लिखो कैच के बाद, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें ट्राई और कैच तो दोनों एक साथ लिखने ही पड़ेंगे। और गलती से भी कैच को ट्राई के पहले मत लिख देना, कैच बना ही सिर्फ और सिर्फ एरर को पकड़ने के लिए है। पकड़ने का मतलब क्या होता है, कैच कर लेना, कैच करना यहाँ पर वही तो है, ये एरर को कैच करता है। इसका जो पैरामीटर है इसमें तुम एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, इसका मतलब ये जो वेरिएबल बन गया है ना, यहाँ पर पैरामीटर बन गया है, ये अपने अंदर एरर को ही पकड़ेगा। तो तुम जब भी इस वेरिएबल को, इस पैरामीटर को, इसको तुम प्रिंट कराओगे, ये तुम्हें एरर का रिस्पॉन्स देगा कि एरर में तुम्हें क्या मिला है। तो इसीलिए नॉर्मली है ना थोड़ा मीनिंगफुल रहे, हम इसके अंदर ERR या फिर एरर इसी तरीके से लिखते हैं, ओके। ओके जी, यहाँ तक समझ में आ गई कहानी। तो अब हम ट्राई ब्लॉक के अंदर काम करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट, ओके, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स, ओके, इज़ इक्वल टू एवेट। अब यहाँ पर मैं एवेट का यूज़ कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ? एवेट का यूज़ सिर्फ वहीं किया जा सकता है जो एक ऐसे फंक्शन के अंदर बंद हो जिस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाया गया हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एवेट कीवर्ड का यूज़ वहीं किया जा सकता है जिस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाया गया हो, जिस फंक्शन के पहले एसिंक कीवर्ड डिक्लेयर किया गया हो। अगर आपने किसी फंक्शन के पहले इस तरीके से एसिंक डिक्लेयर नहीं किया है तो आप उसके अंदर एवेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ओके। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सियोस को बुलाना है। हमारा ये एक्सियोस डॉट गेट, मैं सीधा लिख रहा हूँ डॉट गेट, आपको ये मेथड मिलता है। तो ये पहला पैरामीटर क्या ले रहा है, देखो ये बता रहा है URL ले रहा है। दूसरा इसका कॉन्फ़िग यानी कि कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आपको अपनी तरफ से कोई कॉन्फ़िगरेशंस करने हैं आप दूसरे पैरामीटर में कोमा देकर के कर सकते हैं। मुझे नहीं करने हैं तो मैं नहीं करूँगा। तो मुझे URL यहाँ पर वो डालना होगा, API का URL मुझे वो डालना है जिसका मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ कर रहे हैं और वो ये रहा पूरा URL। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ओके जी, और मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा हम जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब तुम चाहो तो डायरेक्ट URL पेस्ट कर सकते हो या फिर इसके लिए तुम इस फंक्शन के अंदर अलग से एक वेरिएबल बना सकते हो, इस तरह से करके कॉन्स्ट URL, और फिर उसके अंदर तुम ऐसे चिपका सकते हो। वो तुम्हारी मर्ज़ी है, दोनों ही तरीके वैलिड सिंटैक्स है, दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। पर मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, मेरी मर्ज़ी, ठीक है, ओके। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि console log, ओके, एरर। अगर कोई एरर आता है तो भैया एरर प्रिंट कर दो। एरर नहीं होता है तो तुम्हें क्या करना है,
एरर नहीं होता है तो तुम्हें क्या करना है, अब वो हम यहाँ बताएंगे नीचे, ठीक है। अब ये रेस्पॉन्स आ गया। अब देखो हमने सेट डेटा बनाया था, अभी तक हमने इसके अंदर कुछ भी सेट नहीं किया, तो हमें कुछ भी देखने को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अगर तुम्हें यहाँ पर इस H1 के अंदर तुम्हें अगर मैं डेटा इस तरीके से डेटा प्रिंट करके दिखाऊं तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है। देखो मैं इसको रीलोड कर देता हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ओके। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डेटा है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा डेटा, अभी तक डेटा हमने सेट ही नहीं किया है। तो अब हम डेटा को सेट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, सेट डेटा इस तरीके से, सेट डेटा एंड इसके अंदर हम लिखेंगे रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स लिखेंगे नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इस रेस्पॉन्स को पास कर देते हैं, भूल जाते हैं कि इस रेस्पॉन्स के अंदर डेटा के नाम से एक आपको मिलता है ऑब्जेक्ट डेटा। इस तरीके से लिखेंगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा, तभी आपको डेटा मिलेगा। रेस्पॉन्स डॉट डेटा नहीं लिखेंगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा कुछ ना कुछ और मिल जाएगा, ठीक है। जो कुछ रेस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सब मिल जाएंगे। आपके मतलब की चीज़ सिर्फ डेटा है, रेस्पॉन्स वाला डेटा जो आपको चाहिए था, तो इसमें से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा कि रेस्पॉन्स डॉट डेटा, मुझे डेटा चाहिए, डेटा से मतलब है, ठीक है। अब आपने अपने स्टेट के अंदर डेटा को सेट कर दिया। अवेट कब तक इंतज़ार करेगा? जब तक कि ये API रेस्पॉन्स ना दे दे। अगर रेस्पॉन्स नहीं आता, डेटा नहीं आता, ये वाला पूरा ब्लॉक ही नहीं चलता है किसी दिक्कत से, तो ये ट्राई ब्लॉक से हट जाएगा, कैश ब्लॉक में जाएगा। जो एरर यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, जो एरर इस API ने दिया है, जो एरर या एक्जियोस ने दिया है, जो खराबी कोड में हुई है, वो इस एरर नाम के पैरामीटर में आएगी, और पैरामीटर को हम कंसोल लो करा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि कंसोल में हमें समस्या देखने को मिल जाएगी कि भैया ये बीमारी है, इसे ठीक करो। चलो जी, अब हमने डेटा तो सेट कर दिया है, अब उसे प्रिंट कराना है। तो डेटा सेट हो गया है और डेटा को हम इस तरीके से प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं अब अगर इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ चलता हूँ, तो होपफुली मुझे यहाँ पर डेटा मिल जाना चाहिए। एंड एक बार मैं इसे इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कि कहीं कोई एरर ना हो, बस कोई एरर है? नहीं, कोई भी एरर नहीं है हमारे कोड में, लेकिन हमें डेटा नहीं मिल रहा है। ओके जी, ओके जी, डेटा नहीं मिल रहा है, तो हम अभी हम क्या करेंगे, उसका रीज़न हम देखते हैं। ये देखो, गेट डेटा हमने फंक्शन बना तो लिया है, लेकिन हमने उसे कॉल ही नहीं किया, सबसे कॉमन दिक्कत है। तो यहाँ कहाँ हमें कॉल करना है, ये यूज़ इफेक्ट है, देखो ये यूज़ इफेक्ट का बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर ये फंक्शन का बॉडी था, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फंक्शन था, लेकिन यहाँ से लेकर के ये जो है फंक्शन के बाद, ठीक है, ये फंक्शन का बॉडी है, ये बंद हो गया ना। इसके बाद यहाँ तुम्हें इस फंक्शन को कॉल करना है। क्या करना है? कॉल करना है गेट डेटा। गेट डेटा को इस तरीके से तुम्हें कॉल कर देना है, ठीक है। फंक्शन के अंदर मत कर देना गलती से, कहीं फंक्शन के अंदर कर दो, फंक्शन के बाहर और यूज़ इफेक्ट के अंदर यहाँ, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो यहाँ यूज़ इफेक्ट का बॉडी दिख रहा है ना, कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ। यहाँ मैंने इसको कॉल करवाया, अब ये फंक्शन हमारा चलेगा। अब मैं कोड को सेव करता हूँ, तो होपफुली मुझे यहाँ डेटा, ये जो है जो कुछ भी ये देगा मुझे दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, ओके 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 ओके। तो ये बोल रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट आर नॉट वैलिड। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक UL बना लेता हूँ बाहर, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक UL बना लेता हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि हाँ, अब यहाँ मैं डेटा का यूज़ करता हूँ कि डेटा डॉट मैप, ठीक है। और ये कॉल बैक लेगा, इसके अंदर होता है आइटम, आइटम होता है इंडेक्स होता है, और इसको हम इस तरीके से चलाएंगे कोड को। और अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक li, ठीक है, एक एंकर टैग इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं हमारा जो भी हमें डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं की में डाल दूँगा इंडेक्स को, ठीक है। और यहाँ पर मैं डेटा को मैं प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है, डेटा डॉट टाइटल, क्योंकि उस API ने मुझे टाइटल दिया है रिटर्न में। लेट मी शो यू, देखो इसके अंदर ID है, इसके अंदर API के अंदर टाइटल है, इसके अंदर बॉडी है, इसके अंदर यूज़र ID है। तो जो चीज़ें यहाँ ये प्रोवाइड करा रही है उसे आप लिख सकते हो। तो अब हम इसे एक बार रीलोड करते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है। अभी तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। लेट मी इंस्पेक्ट एंड चेक करते हैं यार, क्या पता कोई एरर हो। सो अगर कोई एरर होता तो हमें यहाँ पता चल जाता। सॉरी, आइटम, ओके, आइटम डॉट, यहाँ आइटम का यूज़ करना था, मैंने गलती से डेटा का यूज़ कर दिया। आइटम,
आइटम डॉट टाइटल। ओके, अब मैं इसे सेव करता हूँ और मैं इसे बूम, ये देखो गाइस, जितना टाइटल्स था इसने मुझे निकाल करके दे दिया। जितने भी टाइटल्स थे देखो सारे टाइटल्स आ गए आ गए आ गए, कमाल है। तो अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमें टाइटल्स देखने को मिल गए। और उसके अंदर क्या था, अगर और उसके अंदर आई थिंक बॉडी था एक, देखो ये बॉडी है, तो हम बॉडी को भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर मैं टाइटल डॉट बॉडी लिख दूँ, सॉरी आइटम डॉट बॉडी लिख दूँ और मैं इसे सेव करूँ, तो देखो वहाँ पर मुझे बॉडी देखने को मिल रही है। कितना बड़ा बड़ा पैराग्राफ आ रहा है, देखो सारा डेटा आ गया। अब आप चाहो तो इस डेटा का कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब थोड़ा सा कोड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा हल्का सा मिनिमाइज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं। अब स्टार्टिंग से दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे से समझना। सबसे पहले एक्सियोस को इंस्टॉल करेंगे और उसे इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमारी दो हुक्स को हम यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ स्टेट। यूज़ इफेक्ट का यूज़ किया जाता है आउटसाइड इफेक्ट्स को रेंडर करवाने के लिए, ठीक है। जैसे एपीआई वगैरह, विंडो ऑब्जेक्ट के साथ जब काम करना हो, डोम बॉम के साथ जब काम करना रहता है तब, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद हमने एक हमारा ये मेन फंक्शन था, इसके अंदर हमने हमारी एक स्टेट बनाई डेटा और सेट डेटा करके, जिसके अंदर हम अपना एपीआई से आने वाला रेस्पॉन्स स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने यूज स्टेट को डिक्लेयर किया, यूज इफेक्ट को, सॉरी यूज इफेक्ट के अंदर हमने एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया गेट डेटा के नाम से। गेट डेटा के अंदर हमने ट्राई और कैच ब्लॉक को रखा। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा रेस्पॉन्स के नाम से, एक कॉन्स्टेंट क्रिएट करा। उसके अंदर हमने अवेट का यूज़ करते हुए एक्सियोस डॉट गेट मेथड का यूज़ किया, क्योंकि हमें गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये एपीआई हमें डेटा दे रहा है, गेट रिक्वेस्ट किया हमने इसका। उसके अंदर हमने यूआरएल डाला और जब हमें रिस्पॉन्स प्राप्त हो गया, मिल गया, तो हमने सेट डेटा फंक्शन का यूज़ करते हुए रेस्पॉन्स डॉट डेटा को सेट कर दिया, रेस्पॉन्स में आने वाले डेटा को सेट कर दिया हमारी स्टेट में। स्टेट में सेट होते ही डेटा के अंदर हमारा डेटा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, हमने गेट डेटा नाम का जो फंक्शन बनाया था इसे कॉल भी करना था, तो यूज़ इफेक्ट के अंदर इसकी बॉडी के अंदर हमने इसे कॉल किया। उसके बाद वो हमारा फंक्शन वहाँ रन किया गया एंड डेटा डॉट मैप करके, क्योंकि डेटा को हमने एम्प्टी एरे रखा था, आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आए होंगे वो एक एरे के अंदर थे। दैट इज़ वाई हमने यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज़ किया, सॉरी मैप मेथड का। एंड वो अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए। पहला पैरामीटर होता है जिसके अंदर आपको आपका डेटा मिलता है, बेसिकली हमने आइटम नाम से डिक्लेयर किया है। दूसरे के अंदर आपको इंडेक्स मिलता है। और उसके बाद हमने रिटर्न किया यहाँ से एक एल को, क्योंकि हम इस डेटा डॉट मैप का यूज़ एक यूएल के अंदर कर रहे हैं और यूएल के अंदर एल का यूज़ किया जाता है। तो एल के अंदर हमने की को पास किया ताकि हर एक जो एल बने डायनेमिकली वो डिफरेंट हो। और उसके बॉडी, उसके अंदर मेन हमने क्या प्रिंट कराया, आइटम डॉट टाइटल, जो कि हमारा एपीआई हमें रिस्पॉन्स में दे रहा था, ठीक है। हमारी एपीआई से इस तरह का स्ट्रक्चर था। उसके अंदर हमें आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, ये रहा टाइटल, होपफुली आप देख पा रहे हो इसे, ये रहा, एंड बॉडी, ये सब हमें मिल रहा था। तो बस जो चीज़ यहाँ मिल रही थी मैंने वही अपने जो आइटम है इसमें से उसे इस तरीके से लिखा। अब एक और चीज़ बता रहा हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर्स, जो मेरे व्यूवर सबसे लास्ट तक रुके हैं उनके लिए, कभी भी इस तरीके से डायरेक्ट मत लिखना, हमेशा लिखना डेटा एंड ऑपरेटर का यूज़ ज़रूर करना। क्यों करना, ताकि ये स्टेटमेंट जो है तुम्हारा राइट हैंड साइड का, ये तभी चले जब तुम्हारे ये लेफ़्ट हैंड साइड पर डेटा हो। अगर डेटा ही नहीं है तो फिर ये क्यों चलेगा भाई, इसको क्यों चलाना है, इसका चलाने का मतलब ही नहीं है फिर तो, है ना। तो ये तभी चले जब डेटा हो, डेटा नहीं हो तो ये नहीं चलेगा। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस मेरे उन व्यूवर्स के लिए जो मेरे वीडियो को सबसे लास्ट तक देखने के लिए रुके हैं। तो कमेंट करके बताना अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है और आपने ये वाली चीज़ सीखी है आज इस वीडियो में। सो आई होप गाइस आपको एक्सियोस का यूज़ करना आ गया होगा अच्छे से, और आपका यूज़ इफेक्ट से जितने भी एरर मिल रहे थे वो सभी दूर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, कुछ सीखने को मिला है, तो गाइज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ आपके लिए। एक लाइक और एक शेयर से और एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। सो गाइज़ वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे।